हाँ जी बच्चों, वेलकम। और ये बेटे EMI प्लस AC वाला चैप्टर है, एक्सरसाइज नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 5 है। ये सवाल इसमें डिस्कस कर रहे हैं 22, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 35 और 36। तो इनको देखो बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। सवाल इजी है बच्चों, आप आराम से इनको समझ सकते हो। सबसे पहले 22, तो देखो एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूँ, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, सवाल मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, तो एक बार केयरफुली सुन लो। 22 तो कह रहे हैं ये कि व्हेन ए जे शेप्ड कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग इन इट्स ओन प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स वन एंड पी, इस सिरे के अबाउट घुमाया जा रहा है, इसी प्लेन में घुमाया जा रहा है, ध्यान रखना है इसी प्लेन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। आपको पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो और किसी भी रॉड को घुमाया जाए इस तरह से, तो कितना इंड्यूस्ड EMF पैदा होता है, आपको पता है ये होता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। एल उस सर्कल की रेडियस बन जाती है और ओमेगा आपको पता ही है एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन इसमें शर्त ये होती है मैग्नेटिक फील्ड और एल आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखो एल ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, तो ये वाला EMF तो बेटा इस रॉड से जनरेट हो जाएगा। अब इस लंबाई पर विचार करो, ये कैपिटल एल पर भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है, इस कैपिटल एल पर भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इससे जो EMF जनरेट होगा इस वाली रॉड से वो हो जाएगा हाफ बी, लंबाई लेकिन इसकी कैपिटल एल और ये भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, उतना कुल EMF जनरेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, हाफ बी और ओमेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा छोटा एल स्क्वायर प्लस बड़ा एल स्क्वायर, इतना EMF बच्चों जनरेट हो जाएगा। बहुत आसान सा है, आसानी समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देख लेते हैं 23। देखो बेटे मैंने ना इसी में जब ये पढ़ाया था तो मैंने बताया था ये EMF ना सिर्फ रॉड में जनरेट होता है, आप एक व्हील घुमा लें तो भी, व्हील के अंदर स्पोक्स हो तो भी, डिस्क हो तो भी इतना EMF जनरेट होता है। और जो चीज़ ओरिजिन पर होती है वो हायर वोल्टेज पर होती है और जो चीज़ पेरीफेरी पर होती है कॉर्नर पर वो कम वोल्टेज पर होती है। तो देखो अगर आप सवाल में देखो तो एक डिस्क को घुमाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऊपर नॉर्थ पोल है देख लेना, नीचे साउथ पोल है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होता है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस रॉड को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। ये पॉइंट जो सेंटर पर है वो P है, जो पेरीफेरी पर है वो Q है, तो इन दोनों के बीच में कितना EMF पैदा होगा आपको फिर पता है, ये EMF होता है हाफ B और ये रेडियस सर्किल की या इस डिस्क की रेडियस, तो हाफ B R स्क्वायर ओमेगा। अब इनमें कोई पूछे जो हाई वोल्टेज पर कौन होता है, आंसर सेंटर जो होता है ये इसका वोल्टेज बड़ा होता है, पेरीफेरी पर जो पॉइंट होता है इसका वोल्टेज छोटा होता है, यानी ये समझ लो ये सेंटर है ना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है और इसकी तुलना में इसका पोटेंशियल कम होता है, तो उसको मैं नेगेटिव कह दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, है ना। यानी इतने वोल्टेज की जैसे बैटरी जोड़ दी जाए तो उसका पॉजिटिव सिरा P पर रहेगा, नेगेटिव सिरा Q पर रहेगा। तो बताओ करंट कैसे चलेगी, आपको पता है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है, इस वजह से करंट जो बहेगी वो बहेगी P से Q की तरफ। कैसे करंट बहेगी भाई, P से Q की तरफ करंट बहेगी। बड़ा आसान सही है, समझ में आ गया होगा। इतना EMF जनरेट होता है और इसमें ये वाला सिरा जो होता है सेंटर वाला ये हाई पोटेंशियल पर होता है, ठीक है,
पेरीफेरी वाला सिरा लो पोटेंशियल पर होता है और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो इस तरह से करंट बहेगी। ठीक है, एक सवाल और ले रहे हैं, ये है 25। तो जरा देखो, मैं पेज बदल रहा हूँ, 25 को देखिए जरा। डायग्राम मैंने बना लिया है, एक बार सवाल आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आसान है, एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ। देखो ये है 25, एक मिनट रुकिए, मैं पढ़ रहा हूँ सवाल। इन द LR सर्किट शोन, आप देख ही रहे हैं LR सर्किट शोन, what is the variation of the current I as a function of time the switch is closed at time t equals to 0। तो आपको ये पता करना है कि कितना LR सर्किट में करंट जाएगा। तो देखो बेटे, सबसे पहले अगर हम देखें ना तो इसको ये मान सकते हैं दो सर्किट है, एक तो ये वाला सर्किट हो गया और एक ये वाला लूप अलग मानो बेटा, ये लूप है ना। तो इस लूप में पहले कितनी करंट चलेगी बता सकते हो? है तो लूप में करंट चलेगी, ये वाली करंट अगर मैं I1 मान लूं तो ये हो जाएगी, फिक्स करंट है क्योंकि इंडक्टेंस हो तो करंट में ग्रोथ वगैरह होती है, तो V/R। कितनी करंट हो जाएगी भाई? V/R। अब ये लूप कौन सा है? CDEF, इसमें कांस्टेंट करंट बहेगी V/R। समझ में आसानी से ही आ गया होगा। अब देखो बेटा, मैं अब इसकी बात तो हो गई, अब मैं बात करूं तो ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारा रेजिस्टेंस R है, ये इंडक्टेंस L है, ये 2 वोल्ट वाली बैटरी है, ये सर्किट है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दोनों करंट को जोड़ देंगे, ये वाली देख ही ली, अब ये वाली करंट और देखते हैं। तो देखो 3V तो करंट को इधर चलाना चाहता है और 2V इधर चलाना चाहता है उल्टी दिशा में, तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ? नेट वोल्टेज हो जाएगा हमारा, बोलो बच्चों, नेट वोल्टेज हो जाएगा 3V - 2V, यानी नेट वोल्टेज V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V वोल्टेज है, L है और R है और ग्रोथ ऑफ करंट है। अब बताओ, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट का फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, I बराबर होता है ना, इसे I2 कह लो, I2 बराबर I0 1 माइनस E की पावर -R/L इंटू T, ये होता है हमारा करंट। अब यहां I0 कैसे निकालोगे? I0 होती है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट होती है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। स्टेडी स्टेट में जो ज्यादा से ज्यादा करंट होती है, L का रोल तब खत्म हो जाता है, बस R से करंट कैलकुलेट की जाती है। तो मैक्सिमम करंट होती है, टोटल वोल्टेज कितना है, 3V में से 2V चला गया तो V डिवाइडेड बाई R, तो V/R, और कितना रह गया? 1 माइनस E की पावर -R/L इंटू T। अब देखो भाई, ये दूसरी करंट हो गई, लेकिन इनकी दिशाएं उल्टी हैं। ये वाला जो करंट चलेगा ना यहां से, इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, इधर, और वैसे जो करंट चलेगा इन ऑल, उसकी दिशा उल्टी होगी, इधर की तरफ होगी। तो टोटल करंट अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैंने दोनों स्थितियों में करंट अलग अलग निकाल ली है, तो टोटल करंट जो हो जाएगी I टोटल, इट विल बी I2 एडेड बाई I1, लेकिन I1 की दिशा उल्टी है तो -I1, I2 एडेड बाई -I1, माइनस समझ रहे हो, क्योंकि इसकी दिशा I2 से उल्टी है, इसीलिए इसको नेगेटिव सेंस में लिया गया है। ठीक है, तो I2 तुम आसानी समझ सकते हो, जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? V/R माइनस V/R E की पावर -R/L इंटू T, ये वाला, और एक ये वाली करंट है I1, तो ये -V/R, इस माइनस की वजह से -V/R, तो V/R कट जाएगा। अब बताओ आंसर हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आंसर हो गया, तो ये करंट आ जाएगी -V/R E की पावर -R/L इंटू T, इतनी करंट चलेगी टोटल सर्किट में से, है ना। तो इस तरह से हम I निकाल सकते हैं। आसानी समझ में आ गया होगा। पहली करंट समझ में आ गया,
सिंपली V अपॉन R होगी। दूसरी LR सर्किट है तो ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट वाला फॉर्मूला लगाया गया है। वोल्टेज V लेने का कारण समझ में आ गया होगा, ये ग्रोथ का फॉर्मूला है। दोनों करंट की दिशाएं उल्टी हैं, I2 की और I1 की, तो हम आसानी से I2 और I1 को जोड़ेंगे, लेकिन I1 उल्टा है ना, तो I2 एडेड बाई माइनस I1 करके I टोटल निकाल लेंगे। आसान है, समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटे एक सवाल और ले रहे हैं, तो पेज बदल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर है 29। तो देखो मैं जरा निकाल भी लूँ 29। डायग्राम मैंने बना रखा है, आप देख पा रहे होंगे आसानी से। तो ये है। अब देखो एक बार सवाल सुन लो क्या कहता है। इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ द RMS करंट इज 2.2 एम्पियर, IRMS दिया हुआ है 2.2 एम्पियर, ऐसा लिखा हुआ है। द पावर फैक्टर ऑफ द बॉक्स इज, इस बॉक्स का यानी इस RC सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखो, इस सर्किट में हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं, तो V बराबर IZ, तो Z की वैल्यू हो जाएगी इंपीडेंस की V अपॉन I। तो VRMS 220 है, IRMS 2.2 है। आसानी से डिवाइड कर दोगे तो Z आ जाएगा 100 ओम। जरा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट बात आ गई। Z 100 ओम आ रहा है भाई, बोलो कब आ सकता है Z? Z और R बराबर हैं, देखो जरा Z R के बराबर आ रहा है। और Z और R कब बराबर होते हैं? जब रेजोनेंस कंडीशन हो। इसका मतलब ये कंडीशन है रेजोनेंस कंडीशन, इसका मतलब सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस में क्या होता है बताओ? XL और XC बराबर होते हैं। तो देखो मुझे XC तो नहीं पता है, लेकिन अगर मैं XL निकाल लूंगा तो उतना ही XC हो जाएगा बेटा। तो XL बराबर XC, और XL आसानी से निकाला जा सकता है ओमेगा L। ओमेगा दिया है 100 पाई और L दिया है बच्चों 1 अपॉन पाई हेनरी, तो 1 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो XL भी 100 ओम है। इसका मतलब XL भी 100 ओम है, XC भी 100 ओम है और R भी 100 ओम है। तो ये क्लियर हो गया मुझे। अब मुझे निकालना है इसका क्या भाई? पावर फैक्टर। देख लो 29 में पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई को ही पावर फैक्टर कहते हैं। ये होता है R अपॉन Z। Z किसका? इतने सर्किट का, है ना। अब बताओ कैसे निकले? तो Z हो जाएगा R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस इतने सर्किट में C है तो XC स्क्वायर। तो R तो आपको पता ही है, R 100 है, अंडर रूट R स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर, और XC भी 100 है तो 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 100 अपॉन 100 बाहर √2, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये पावर फैक्टर आ जाएगा बेटा कॉस फाई 1 अपॉन √2, बॉक्स का पावर फैक्टर। अगर पूरे का चाहिए होता ना LCR सर्किट का, पूरे LCR सर्किट का बॉक्स शब्द ना होता तो फिर पावर फैक्टर 1 होता। क्या होता बच्चों? 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है पूरे में लिखते हैं हम R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो XL भी 100 होता, XC भी 100 होता, तो ये वाला टर्म हट जाता, तो R अपॉन R आता। तो LCR सर्किट का रेजोनेंस के समय जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। लेकिन पूरे LCR का नहीं पूछा है, सिर्फ इस बॉक्स का पूछा है, तो हमने R और C वाले को ही डिस्कस किया है, तो आएगा 1/√2। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, आसान से ही लगा होगा। एक सवाल और देखो बेटा चर्चा कर रहे हैं, इसको देखो जरा। देखो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 30, आप डायग्राम देख लो, बना रखा है ये मैंने। ये देखो ये है L में कितने वोल्टेज है? 3 वोल्ट हैं। C उसका अपोज कर रहा है, C में 2 ही वोल्ट हैं, तो जीतेगा कौन? L, यानी L वाले वोल्टेज ज्यादा हैं। L की तरफ कितने वोल्टेज बचेंगे? 1 वोल्ट, 3 - 2, तो 1 वोल्ट L वाली तरफ बचेंगे, तो VOL 1 वोल्ट बचेगा।
और ये वाला है √3, आर वाला ये है √3, ठीक है, VOR ये। अब आप बताइए ये कौन सा सर्किट है भाई? ये एक तरह से इफेक्टिवली LR सर्किट हो गया। क्या हो गया भाई? LR। C वाले वोल्टेज घटा दिए हैं, C वाले छोटे थे, अगर C बड़ा होता तो RC सर्किट हो जाता। तो ये इफेक्टिवली LR सर्किट हो गया। अब LR सर्किट में तो हर बच्चे को ही पता है भाई, LR सर्किट में कौन आगे होता है? वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है। तो हमें करंट की इक्वेशन लिखनी है, तो पहले फाई निकाल लेंगे। अब बताओ tan फाई क्या होता है? tan फाई होता है L वाले वोल्टेज अपॉन R वाले वोल्टेज, या XL अपॉन R, या VOL अपॉन VOR। L वाले वोल्टेज अपॉन R वाले वोल्टेज। L वाले वोल्टेज 1 है, R वाले √3 है, 1 अपॉन √3। तो फाई हो गया कितने डिग्री? 30 डिग्री, या π/6। 30 डिग्री का मतलब π/6। तो करंट पीछे होगी कितने डिग्री? 30 डिग्री पीछे होगी करंट। तो बताओ करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? I बराबर I0 cos ओमेगा टी डैश, टाइम को टी डैश से लिखा गया है, तो ओमेगा टी डैश पीछे होगी यानी -π/6। इस तरह से करंट की इक्वेशन हम आसानी से बता सकते हैं। I बराबर I0 cos ओमेगा टी डैश -π/6। क्योंकि ये LR सर्किट है, LR सर्किट में वोल्टेज आगे होता है और करंट उससे फाई पीछे होती है। फाई की वैल्यू π/6 है, तो हमने फाई को ये माइनस कर दिया है, पीछे है तो माइनस। अगर ये RC सर्किट होता तो यह प्लस आता। ठीक है, तो आसानी से ये बात भी समझ में आ गई होगी। एक सवाल पर और चर्चा करते हैं बच्चों, इसको देखो जरा। देखो ये सवाल मैं तुम्हें पहले भी वैसे एक बार डिस्कस कर चुका हूं बेटे, एक बार चाहो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये पहली करंट है, ये I0 है ना। तो बताओ यहां से IRMS कितना आ जाएगा? I1 की वैल्यू तो 2/√2, तो √2 एम्पियर। RMS वैल्यू निकालना आता है, जो पीक वैल्यू होती है उसमें √2 का डिवाइड करना पड़ता है। तो पीक वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई √2, तो I1 निकल आया √2 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से ये I2 देखो, I2 भी निकल आएगा 2/√2, तो आसानी से समझ सकते हो √2 एम्पियर। और दोनों का फेज देखो, इसकी फेज 100 πt है, इसकी फेज 100 πt के साथ 30 आगे है, तो फेज का डिफरेंस देखोगे तो 30 डिग्री का अंतर है, तो फेज डिफरेंस है 30 डिग्री, फेज डिफरेंस। अब बिल्कुल इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल वेक्टर जैसा किया जाता है, जैसे दो वेक्टर हों, एक ये है एक ये वेक्टर है और 30 डिग्री पर हों, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। बिल्कुल इसी तरह से √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। करो भाई जरा, कितना आ जाएगा? I1² यानी कि 2, I2² यानी कि 2, I1 का मतलब √2, I2 का मतलब भी √2 और cos 30 √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो बेटा देखो, अगर यह 4 होता ना तो कुछ कॉमन वॉमन निकल आता है ना, लेकिन यहाँ 2 ही है तो कुछ भी आंसर मैच नहीं होगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो नन, किसी से भी मैचिंग नहीं हो रही है, ना ए से, ना बी से, ना सी से। सो करेक्ट आंसर विल बी नन। तो आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, तो इस तरह से इसको कर सकते हो। एक सवाल और देख लेते हैं बच्चों, ये है 33। तो देखो मैंने डायग्राम बना भी दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो 33 में पढ़ रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना। इफ I1, I2, I3, I4 आर द रेस्पेक्टिव RMS वैल्यूज ऑफ द टाइम वेरिंग करंट एज शोन इन द 4 केसेस,
तो आपको पता करना है कौन सी करंट बड़ी है, कौन सी करंट छोटी है। अब तुमने आरएमएस करंट पढ़ी हुई है ना। आरएमएस का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, बोलो। आरएमएस करंट के मैंने डेफिनेशन भी पढ़ाई थी। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू द सर्किट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज डन बाय द एसी इन द सेम टाइम इन द सेम सर्किट। तो मेनली यहाँ पर हमें हीट को लेके बात की जाती है, और हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो स्क्वायर करने से नेगेटिव और पॉजिटिव का तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो देखो बेटा, जितनी ये करंट है, देखो ये पॉजिटिव है तो ये भी उतनी ही पॉजिटिव है करंट। ये नेगेटिव हो गई है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आई स्क्वायर करोगे तो जितना ये आएगा इससे हीट प्रोड्यूस होगी, उतनी ही इस करंट से हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये वाली करंट और ये वाली करंट तो बराबर है, ठीक है। और तुम्हें पता ही है ये आई नॉट का कितने टाइम्स होता है, 0.632 टाइम्स। मालूम भी है आई आर एम एस की वैल्यू होती है, बोलो कितनी, 0.707, सॉरी। तो ये होती है आई वी की वैल्यू आई नॉट अपॉन √2, ऐसे समझ लो, याद है ना। तो यही वैल्यू आएगी बेटा, है ना। अब यहां देखोगे करंट, जरा बताओ, तो यहां पर करंट हमेशा ही आई नॉट रही है, देखो पॉजिटिव आई नॉट और हमेशा आई नॉट। तो ये आई नॉट बाई √2 था, यहां पर आई वी की वैल्यू हमेशा ही आई नॉट रहेगी। आई नॉट इधर देखोगे तो माइनस आई नॉट, लेकिन स्क्वायर करने से मतलब होता है करंट का हीट से मतलब होता है, तो हीट में आई स्क्वायर कंसीडर किया जाता है। तो ये करंट भी ऑलवेज आई नॉट है, स्क्वायर करने से ये भी पॉजिटिव और स्क्वायर करने से ये भी पॉजिटिव, तो ये आई नॉट है। तो देखो ये इससे बड़ी है। अब इसमें देखोगे बेटा, तो ये देखो ये और भी कम करंट है, इससे ये एरिया ज़्यादा है, ये तो और भी कम है, ट्राइंगल शेप की है, तो ये सबसे छोटी करंट है, ठीक है। तो अब आप बताओ भाई, सबसे बड़ी करंट ये वाली है, सबसे बड़ी करंट, सबसे बड़ा वाली ये करंट है। ये दोनों इससे तो छोटी हैं लेकिन आपस में बराबर हैं, और सबसे छोटी करंट ये वाली है। तो आप बताओ सबसे बड़ी करंट अब कौन सी मानोगे, बताओ भाई। ये वाली सबसे बड़ी है, तो I3 सबसे बड़ी। फिर उसके बाद किन किन का नंबर है, I1 और I2 आपस में बराबर हैं लेकिन I3 की तुलना में छोटी हैं, और सबसे छोटी ये वाली है जिसका नाम है I4। तो इस तरह से हम आरएमएस करंट को आसानी से समझ सकते हैं, राइट। तो बच्चों ये सवाल भी बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अच्छा बताओ, इसमें नेगेटिव वैल्यू को डिस्कस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हीट को कंपेयर किया जाता है। हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी होता है, तो चाहे करंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सेंस में हीट बराबर ही पैदा होगी, तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये 33 हो गया बच्चों। अब एक सवाल और ले रहे हैं बच्चों, इसको देखो जरा, ये है 35, डायग्राम बना हुआ है। एक बार मैं सवाल को आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, देखो भाई सुनो, ये क्या कहते हैं। ए सेमी सर्किल कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन। देख ही रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, सेमी सर्कुलर रिंग है, और इसको ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी लंबाई है। इफेक्टिव लेंथ यहां से यहां तक मानी जाएगी, ये लंबाई है। जरा केयरफुली देखोगे तो L और B पैरेलल हैं, है ना। अब तुम्हें पता है पैरेलल हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आप इन्हें किधर भी वेलोसिटी दो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, याद है कितना होता है, VL क्रॉस B। क्या होता है, VL क्रॉस B इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, VBL साइन थीटा, ऐसे समझ लो। पैरेलल हैं तो थीटा कितना होगा, ऑलवेज ही L और B के बीच में 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 पैदा होगा। क्यों, क्योंकि L हर समय B के पैरेलल है। तो आप चाहे किधर भी वेलोसिटी दो, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0। सबसे ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आता है, जब L, B और वेलोसिटी तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ईएमएफ पैदा होता है VBL, ठीक है। यहां L और B पैरेलल हैं, इस वजह से बेटा ईएमएफ 0 आएगा। तो चाहे इसे एक्स एक्सिस की तरफ मूव करो
तो भी एल और बी तो पैरेलल ही रहेंगे, तो भी आंसर 0। चाहे वाई एक्सिस की तरफ मूव करो तो भी आंसर 0 रहेगा, क्योंकि एल और बी तो पैरेलल ही रहेंगे। और चाहे जेड एक्सिस की तरफ मूव करो और चाहे मूव ना करो, हर स्थिति में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होगा? 0। आंसर ए में भी, बी में भी, सी और डी सभी में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 पैदा होगा, क्योंकि एल और बी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, आसानी से इसका जवाब समझ गए होंगे। ठीक है, एक सवाल पर और चर्चा कर रहा हूं, 36 है ये, तो इसको जरा ध्यान से आप देखिए। सवाल में पढ़ दे रहा हूं, डायग्राम बना हुआ है। तो देखो बच्चों, ये है हमारा C1 और C2, आप देख ही रहे हैं पैरेलल में है, तो मैंने एक साथ लिख दिया है इन्हें पैरेलल में होने की वजह से, C1 + C2 और L। तो इस तरह से ये LC सर्किट है। ओके, तो ये है। अब देखो बेटा, कैपेसिटर का जो चार्ज होता है ना LC सर्किट में, वो तुम्हें पता है चार्ज भी वेरी करता है। शुरू में मैक्सिमम चार्ज होता है, फिर चार्ज घटता जाता है और करंट बढ़ती जाती है, फिर ये अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो जाता है, फिर ये इधर से करंट इस तरह से फ्लो कराता है, सब समझाया था। तो शुरू में चार्ज सबसे ज़्यादा होता है ना भाई, दोनों कैपेसिटर पर मिलाकर। तो फॉर्मूला क्या होता है? Q = Q0 cos ωt। आप कह सकते हैं सर साइन क्यों नहीं लिया? अगर t की वैल्यू 0 रखोगे ना तो cos 0 1 होता है, तो Q = Q0, सबसे ज़्यादा चार्ज शुरू में होता है। अगर साइन लोगे तो t की वैल्यू जैसी 0 रखोगे, आप खुद देखो क्या हो जाएगा, sin ωt। t की वैल्यू 0 लेंगे तो ये पूरा चार्ज 0 हो जाएगा, लेकिन शुरू में कैपेसिटर पर ही सारा चार्ज होता है, इसीलिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। याद रखिए, जब भी LC ऑसिलेशन होते हैं तो चार्ज की इक्वेशन होती है कैपेसिटर पर Q = Q0 cos ωt। अब मुझे यहाँ से बहने वाली करंट निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे? तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो I कितना आ जाएगा बताओ? dQ/dt बराबर Q0 तो बेटा कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। cos ωt का डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, कितना आएगा? -sin ωt, और फिर ωt का द्वारा करोगे तो t का 1 हो जाएगा, ओमेगा और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q0 ओमेगा, और -sin ωt को लिख सकते हो cos ωt +π/2। नाराज तो नहीं हो रहे हो भाई? देखो, cos 90 + थीटा sin थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता ही है ये है, तो इस तरह से ये -sin थीटा होता है। cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ASTC रूल है, तो cos 90 + थीटा = -sin थीटा, तो -sin थीटा की जगह लिख दिया है cos ωt +π/2। अब dQ/dt क्या हो गया? ये I हो गया। अब ये क्या हो गया? ये I0 हो गया। तो एक्चुअली इक्वेशन ये लिखी हुई है I = I0 cos ωt +π/2, यानी करंट 90 डिग्री आगे होती है। तो I0 की वैल्यू कितनी है? Q0 ओमेगा। तो I0 की वैल्यू है Q0 ओमेगा। पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तुम्हें क्या निकालना है बताओ भाई? Q0 निकालना है, मैक्सिमम चार्ज है कितना दोनों कैपेसिटर पे मिलाकर। तो Q0 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बताओ भाई? I0 अपॉन ओमेगा। कितना हो जाएगा भाई? I0 अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा कितना होता है? ओमेगा तुम्हें पता है, ओमेगा होता है 1/√LC। अब यहां C का मतलब जो है C1 + C2 से है, कुल कैपेसिटेंस है ना भाई। तो ओमेगा मालूम ही है तुम्हें, 1/√LC होता है, अपॉन में ओमेगा है तो √LC ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Q0 = I0 √LC। और क्लियर करना चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ? I0 √L, और C का मतलब है C1 + C2 कुल कैपेसिटेंस, तो C1 + C2, ये है Q0 की वैल्यू। अब ये टोटल चार्ज दोनों कैपेसिटर के पास है, दोनों पैरेलल में है, दोनों पर ये चार्ज है। अब हमें किस पे चार्ज निकालना है बताओ? हमें निकालना है C1 पर। तो इस चार्ज में से, Q0 में से
कुछ तो इसको मिलेगा, मान लो इसको मिला Q, तो इसको कितना मिलेगा Q0 माइनस Q। अब हमें इसका चार्ज निकालना है, ये इसको मैक्सिमम कितना चार्ज मिलेगा, क्योंकि दोनों में से दोनों पर ही Q0 के बराबर मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। मान लो इसमें से इसको Q मिला है तो इसको मिलेगा Q0 माइनस Q। पैरेलल में दोनों के वोल्टेज बराबर होंगे, तो आप क्या लिखोगे, वोल्टेज दोनों के बराबर होंगे। वोल्टेज होता है Q अपॉन C, तो क्या लिखोगे, Q अपॉन C1 बराबर Q0 माइनस Q अपॉन C2, Q0 माइनस Q अपॉन C2। अब यहां से हमें Q निकालना है, मैक्सिमम चार्ज ऑन C1। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा बताओ जरा। देखो थोड़ी सी जगह हम दूसरे पेज पे भी ले रहे हैं, वहां थोड़ा सवाल हो रहा है नीले रंग से, लेकिन मैं उसके नीचे वाली जगह यूज कर लेता हूं। तो जरा पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता लो कितना आ जाएगा, बताओ भाई। QC2 बराबर Q0 C1, Q0 C1 और माइनस QC1। अब हमारा इंटरेस्ट Q निकालने में, इसको इधर ले आओ, Q कॉमन आ जाएगा, तो Q कॉमन ब्रैकेट में C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 बराबर Q0 C1। अब हमें निकालना है Q, मैक्सिमम चार्ज ऑन C1, तो ये नीचे चला जाएगा। तो जरा देखो, मैं अब अगले पेज पे जा रहा हूं, देखो जरा ऊपर वाले सवाल को इग्नोर कर देना, वो कोई पुराना सवाल हो रहा है, उसे छोड़ दो। अब नीचे से देखना जरा, है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो Q की वैल्यू आ जाएगी Q0 C1 अपॉन C1 प्लस C2। अब Q0 की वैल्यू कितनी थी जरा देखो, Q0 तो हमने निकाला था, देखो कितनी थी Q0 की वैल्यू, ये लिखा है Q0 कितना था, बोलो I0, और बताओ भाई I0 अंडर रूट L C1 प्लस C2। यहाँ लिख दे रहे हैं Q0 की जगह, देखो ये लिखा हुआ है, दिख गया होगा सबको, तो ये वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं Q0 की। देखो पेज वापस आ गए हैं। अब Q0 की वैल्यू कितनी थी, याद किया था, कितनी थी, I0 अंडर रूट L C1 प्लस C2, ये वैल्यू थी, और इनटू ये वाला C1, ये तो बाहर है, और नीचे है C1 प्लस C2। तो देखो इससे ये वाला कट जाएगा अंडर रूट वार, इससे ये कट जाएगा अंडर रूट C1 प्लस C2 वार कट जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, इट विल बी I0, और बताओ भाई क्या आएगा, I0 C1 और अंडर रूट के अंदर L कहाँ आएगा, ऊपर, L ऊपर, और नीचे आएगा, क्या आएगा भाई, C1 प्लस C2, क्या आएगा भाई, C1 प्लस C2। देखो ये L, ये अंडर रूट का C1 प्लस C2, I0 और C1, तो इस तरह का आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। बताओ भाई ये समझ में आ गया है सभी लोगों को, तो इसको ध्यान से देख लो, मुझे लगता है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।